आपकी आँखों में कुछ महके हुए से राज है। आपकी आँखों में कुछ महके हुए से राज है। आप से भी खूबसूरत आपके अंदाज है। आपकी आँखों में कुछ। नमस्कार, बंजारा बीट्स में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्योति प्रकाश खरे। आज हम आपको मिला रहे हैं एक ऐसे वरिष्ठ साहित्यकार से जो रेलवे को भी सेवाएं दे रहे हैं। चलिए मिलते हैं एसपी सिंह सत्यार्थी जी से। नमस्कार सत्यार्थी जी। नमस्कार सर। सिंह साहब, आप रेलवे में किस पोस्ट पे कार्यरत हैं इन दिनों? सर्वप्रथम तो मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ, बंजारा बीट्स का भी आभार व्यक्त करता हूँ कि आप हमारे यहाँ पधारे और हमें ये मौका दिया कि हम आपके साथ जुड़ सकें, अपनी बात कह सकें। और जो आप समाज में काम कर रहे हैं, बुंदेलखंड की छुपी प्रतिभाओं को सामने ला रहे हैं और बुंदेलखंड की जो जन संस्कृति है, जो लोक संस्कृति है, संगीत है, कला है, साहित्य है, उसको लोगों के सामने लेकर आ रहे हैं। लोग उससे वाकिफ हो रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। मेरी तरफ से आपके लिए बहुत सद्भावनाएं हैं जी। धन्यवाद। तो मेरी पहली पोस्टिंग रेलवे में 94 में हुई थी जी। और मैं अभी एज ए चीफ टिकट इंस्पेक्टर के पद पर कार्यरत हूँ झांसी में जी। और कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं बेसिकली डिस्ट्रिक्ट पड़ता अमरोहा। अमरोहा से लगा हुआ एक गाँव है करौंदी जी। तो वहाँ मेरा जन्म हुआ। उसके बाद मैं जॉब करने के लिए झांसी आया। शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई आपकी? मेरी प्रारंभिक शिक्षा गांव में ही, प्राइमरी स्कूल में जी। उसके बाद में एक इंटर कॉलेज मोटा खेड़ा जी, वहाँ पर मैंने हाई स्कूल किया। उसके बाद में अमरोहा से मैंने इंटर किया जी। उसके बाद मैंने पॉलिटेक्निक किया। पॉलिटेक्निक करते करते तो मेरा जॉब लग गया था, तो मैं उसको बीच में छोड़ के यहाँ आ गया था। अच्छा, मतलब आपकी ख्वाहिश इंजीनियर बनने की थी? इंजीनियर बनने की थी। उसके बाद फिर मैंने यहाँ से बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी से ही अपना स्नातक किया, परास्नातक किया। अच्छा, हिंदी साहित्य में। जी। झांसी आगमन कब हुआ आपका? झांसी में 94 में आया और मेरा सौभाग्य रहा कि मैं 94 से निरंतर झांसी में ही बना रहा। मेरा कोई ट्रांसफर भी नहीं हुआ। ये रेलवे की बड़ी कृपा रही मेरे ऊपर और मैं हमेशा यही बना रहा और एक तरह से झांसी का होकर ही रह गया। जी। सिंह साहब, आपकी साहित्यिक यात्रा से आप कैसे जुड़े और कब से जुड़े? जहां तक मुझे याद आता है कि साहित्य और संगीत का शौक बचपन से ही था जी। और मुझे अपने बचपन के दिन याद आते। तो कभी जब रेडियो की आवाज अगर मुझे कहीं सुनाई पड़ जाती थी तो मैं अनायास वहां पहुंच जाता था। तो कैसा अंतर्मन से एक लगाव था संगीत से और फिर धीरे धीरे ये साहित्य की तरफ बढ़ता गया। और जब हमने हाई स्कूल में, इंटर में कुछ कवियों को पढ़ा जी। तो उनकी रचनाओं में कहीं ना कहीं आत्मा को उद्वेलित किया जी। आत्मीय भावनाओं को जागृत किया और जो संवेदनाएं हैं उनको अंकुरित किया। वो धीरे धीरे पनपती रही, अंकुरित होती रही, पल्लवित होती रही और एक तरह से धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी रचनाओं के रूप में उनका उद्गम हो। मैं चाहूंगा कि आपकी अपनी ऐसी रचना जो आपको खुद को बहुत पसंद है वो हमारे दर्शकों के साथ शेयर करें। मुझे याद आता है मैंने पहली रचना शायद हाई स्कूल में लिखी होगी जी। तो वो रचना पूरी तो याद नहीं, वो एक प्रेम कविता थी कुछ उस समय, क्योंकि हर कवि का जो प्रादुर्भाव होता है एक प्रेमी के रूप में से ही होता है। प्रेमी के रूप में उम्र की मांग भी होती है। उम्र की मांग भी होती जी है। जी। लेकिन उसी समय एक जो समाज में घटित हो रहा है जी, उससे आप कैसे प्रभावित होते हैं और वो आपके शब्दों में और आपकी भावनाओं में कैसे व्यक्त होता है जी। उस समय मैंने एक छोटा एक मुक्तक लिखा था जी। जो मैं समझता हूँ कि उस रचना को मैं अपनी सर्वश्रेष्ठ रचना मानता हूँ जी। तो वो 4 लाइनें थी जी। और वो ऐसे ही समाज में जो घटित हो रहा था, जो हम देख रहे थे, जी। जो महसूस कर रहे थे, हाँ। उन्हीं से उद्वेलित होकर वो 4 लाइनें निकली। जी। तो वो रचना माँ को समर्पित है एक तरह से देखा जाए। आज माँ हमारे साथ नहीं है, पिताजी के साथ नहीं है। तो
नवदुर्गाओं का सीजन चल रहा था, जी। तो उसी समय ये रचना प्रस्फुटित हुई हाँ, कि रात रात भर भोला जागा नौ दुर्गा के मेले में, रात रात भर भोला जागा नौ दुर्गा के मेले में, और खुद की जननी भूखी प्यासी मर गई सुबह अकेले में। क्या बात। जिसे पूजना था दुत्कारा, भोला जब से जान गया है, तब से हर सोने की मूरत बदल गई है ढेले में। क्या बात। तो ये जो विद्रूपता है हमारे समाज की, जी। कि आपकी माँ घर में बैठी है और हम जो है पत्थरों में लगे हैं, जी। या ऐसा काम कर रहे हैं जो मानवीय नहीं है, यह दिखावा है, यह छल है, कपट है। ऐसा नहीं है कि पूजा पाठ गलत है, आपकी भावनाएं, आपकी श्रद्धाएं, आपकी आस्थाएं एक जगह बिल्कुल ठीक है, लेकिन उन आस्थाओं का प्रक्षेपण क्या हो रहा समाज में, आपके चरित्र में क्या है, जी। आप कैसे हैं। तो हिपोक्रेसी नहीं होनी चाहिए। जी। अगर आप सिंह साहब, आपने इसके बाद की आपकी यात्रा कैसे बढ़ी? क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है कि आप मंचों पे भी गए, मंचीय आपने कभी गोष्ठियों को भी खूब अटेंड किया। हाँ जी। तो जब यहाँ झांसी आए तो कुछ हमारे यहाँ मित्रों से परिचय हुआ, जी। जिसमें मैं कुछ नाम लेना जरूरी समझूंगा। जैसे हमारे मित्र साकेत सुमन चतुर्वेदी जी हैं, जी। और सत्यनारायण शर्मा जी थे, जी। जी। है ना। तो ये तो चूंकि हमारे साथ काम कर रहे थे, तो इनसे परिचय हुआ, तो इनके द्वारा और लोगों से परिचय होते गए जो यहाँ के साहित्यकार थे। जी। और जब मैंने देखा झांसी का, जो मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ कि झांसी जो धरा है, ये साहित्य, संगीत, कलाओं से परिपूर्ण है। जी। शौर्य से परिपूर्ण है। और भारत की शौर्य गाथा, जी। भारत की आजादी की लड़ाइयां, भारत की शौर्य गाथाएं, प्रेम की गाथाएं, अगर हम आदिकाल से देखें, साहित्य में भी अगर हम आदिकाल से उठाएं या वीर गाथा काल से उठाएं, तो बुंदेलखंड के बगैर तो साहित्य पूरा नहीं होता, जी। है ना। तो इस माटी में कुछ ऐसी बात है। और मुझे यहाँ पे एक नीत्शे की एक बात याद आती है। नीत्शे ने एक बात कही है कि जिस किसी ने भी स्वर्गों की रचना की होगी, उसने प्रेरणा और ऊर्जा अपने अंदर के नरकों से ही ली होगी। क्या बात है। तो अगर हम बुंदेलखंड की मिट्टी में इतनी ताजगी, इतनी वीरता, इतनी ऊर्जा, इतनी ऊष्मा, इतनी प्रेरणा क्यों है? क्योंकि ये जो पूरा क्षेत्र है अभावों में, संघर्षों में, हर आदमी यहाँ संघर्षों में, अभावों में जी रहा है। जी। तो वो जो संघर्ष और वो अभाव है, वो व्यक्ति को परिपूर्ण बनाते हैं। जी। उसको मजबूत बनाते हैं, उसको कर्मठ बनाते हैं, उसको मानवीय संवेदना से परिपूर्ण करते हैं। वो उसके चरित्र में उतरता है, वो हमारे साहित्य में आता है, हमारी कला में आता है। जी। तो इसलिए ये बड़ा समृद्ध क्षेत्र है। मैं बहुत प्रेम करता हूँ इस धरती को, और मैं झांसी में रहा हूँ, झांसी में रह रहा हूँ। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है, उसको महसूस करता हूँ। सिंह साहब, आपके नाम के साथ आपने जो नाम जोड़ा हुआ है सत्यार्थी, इसके पीछे जो भी बात है वो हमारे दर्शकों के साथ शेयर कीजिए संक्षिप्त में। शायद काफी लोगों को मालूम भी नहीं होगा। वैसे मेरा नाम तो एसपी सिंह, पूरा नाम सत्यपाल सिंह है, जो गाँव में रखा गया नाम था सत्यपाल सिंह। तो जब मैं हाई स्कूल के करीब रहा हूँगा, तो उस समय एक बड़ी शख्सियत भारत में काम कर रही थी, कैलाश सत्यार्थी जी, जिन्हें आप जानते होंगे, नोबेल पुरस्कार भी उनको मिला है। तो उस समय मैं कुछ समय उनके साथ जुड़ गया था, उनसे बहुत ज्यादा प्रभावित था, और उनको एक तरह से अपना प्रेरणा स्रोत मानता था, आज भी मानता हूँ, और उनके लिए मेरी श्रद्धा है। तो मैं उनसे इतना प्रभावित हुआ कि उनका सरनेम मैंने अपने नाम में जोड़ लिया। अच्छा। तो ये एक कारण है, और ये उनके लिए सम्मान के लिए मैंने अपने नाम में जोड़ लिया था। हालांकि मेरी ऐसी कोई उपलब्धि नहीं है। जी। सिंह साहब, यहाँ चूंकि आप साहित्य से जुड़े हुए हैं और बहुत सारा आपने साहित्यिक मूड पे काम भी किया है, हम चाहेंगे संक्षिप्त में आप अपने परिवार का भी परिचय दें। देखिए, मेरे परिवार में 2 बच्चे हैं जी। और आजकल वो सब लोग नोएडा में शिफ्ट है जी। तो मैं यहाँ पर अकेला रह रहा हूँ जॉब की वजह से। बिटिया ने मेरा जेएनयू से किया था ग्रेजुएशन, उसके बाद वो एक एमएनसी में काम कर रही है जापान की, और उसकी मैंने शादी कर दी है मेरठ में। बेटा दामाद IIT है, अभी एक एमएनसी में है। उससे छोटा एक बेटा है, वो भी दिल्ली यूनिवर्सिटी से पीजी किया उसने, वो एक कोई अमेरिका का मीडिया ग्रुप है, उसमें काम करते हैं। अच्छा। तो ये हमारा छोटा सा परिवार है। बाकी जो हमारा गांव में है, भाई वगैरह है, कुछ छोटी थोड़ी बहुत खेती बाड़ी है।
रिटायरमेंट के बाद आप यहाँ हमारी झांसी में रहेंगे या वापस जाएंगे? मुझे लगता है कि मैं शायद यहाँ से छोड़ नहीं पाऊंगा। खरे जैसे लोग रास आ गई झांसी यार। तो सिंह साहब, फिर हम मुझे साहित्यिक विरासत पे पहुंचते हैं कि आपने फिर और कहाँ गोष्ठियों में या लोगों से जुड़कर आपकी रचनाओं को रचनाओं को आगे बढ़ाया? हाँ, एक तरह से मैं अगर अपना मूल्यांकन करता हूँ तो मैं शुरुआती से इंट्रोवर्ट नेचर का व्यक्ति रहा हूँ। अभी भी ज्यादा हाइप नहीं करता हूँ, तो ज्यादा शो ऑफ नहीं करता हूँ। तो इसलिए कुछ कभी गोष्ठियों में मैं गया तो अच्छा लगा, लेकिन वो भी एक तरह का प्रोफेशन हो गया है जी। क्योंकि जब हम अपने स्कूल और कॉलेजों को याद करते हैं तो साहित्य दिशा देने वाला होता था समाज को। साहित्य का उद्देश्य क्या है जी? मेरा ऐसा मानना है कि साहित्य का उद्देश्य है मानव में मानवीय संवेदनाएं जागृत करना, उसको मानवीय रूप से परिपूर्ण करना, उनको समाज में लेकर आना। तो हर आदमी अगर मानवीय संवेदना से परिपूर्ण होगा, जागरूक होगा, किसी के प्रति अन्याय नहीं देख रहा होगा, ये साहित्य का काम है जी। तो वो साहित्य करना चाहिए, लेकिन कभी कभी लगता है कि वो साहित्य भटक रहा है जी। क्योंकि कभी अब जब हम मंचों पर जाते हैं तो मंचों पर केवल चुटकुलेबाजियों के अलावा अब वो चीजें तो रही। हाँ, वो समय की मांग भी है, ऐसा नहीं है कि हम उसको गलत कहें, लेकिन ज्यादातर तो मैं थोड़ा सा कुछ गया। फिर शायद मेरे लिए, क्योंकि मैं जॉब की भी मुश्किल रही, क्योंकि आपका जॉब बड़ा कठिन है, घूमने जाने वाला है, कुछ अपनी बंदिशें भी होती है, मर्यादाएं होती है, तो जॉब की भी कुछ है। हम चाहेंगे कि और भी आप अपनी रचनाओं से हमारे दर्शकों को अवगत कराएं। चलिए, जो आपकी बढ़िया रचना हो, जो आपकी रचना को लेके आप जिससे आइकॉन बने हैं। आइकॉन तो चलिए ठीक है, मैं तो अभी आइकॉन नहीं मानता, मैं तो कभी को अपने को छात्री मानता हूँ और कोशिश करता हूँ कि सीखता रहूं। और मेरा ऐसा भी मानना है कि ऐसी कोई भी भावना या ऐसा कोई भी उद्गार किसी भी व्यक्ति द्वारा उसका स्वयं का नहीं है, वो आज से सदियों पहले या वर्षों पहले किसी न किसी द्वारा कहा जा चुका है। वो ब्रह्मांड में घूम रहा, ये इत्तेफाक होता कि वो हमारे द्वारा कहा जा रहा है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम कुछ नया कह रहे हैं। तो एक गजल लिखने की मैंने कोशिश की थी, कुछ उसके असार पढ़ रहा हूँ आपके सामने कि हम तो बस दिल को सीने निकले, लोग बेबात ही पीने निकले। क्या बात है। हम तो बस दिल को सीने निकले, लोग बेबात ही पीने निकले, और जल गया शहर फिर सियासत ने, जल गया शहर फिर सियासत ने, हटाए मलबे तो दफीने निकले। क्या बात है, क्या बात है। और जरा सा खींचने से फट गए लोग, जरा सा खींचने से फट गए लोग, धर्म के चोले बड़े झीने निकले। क्या बात है, बहुत शानदार, बहुत खूब। और भंवर से निकल आऊंगा मैं भी, भंवर से निकल आऊंगा मैं भी, जब तेरे नाम से सफीने निकले। क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब। हर एक कब्र से आती है ये सदा, हर एक कब्र से आती है ये सदा, कोई तो मौत से पहले जीने निकले। क्या बात है, बहुत खूब। एक छोटी सी एक गजल के कुछ असार और मैं पेश करना चाह रहा हूं कि वो तेरे मेरे बना के रखता है, वो तेरे मेरे बना के रखता है, जाने क्यों घेरे बना के रखता है। क्या बात। वो तेरे मेरे बना के रखता है, जाने क्यों घेरे बना के रखता है, और कोई देख ना ले उसके कुओं को, घर में अंधेरे बना के रखता है। अरे वाह, क्या बात है। बात को कोई देख ना ले उसके कुओं को, घर में अंधेरे बना के रखता है जी। और वो जानता है परिंदों का हुनर, इसलिए पहरे बना के रखता है। क्या बात, बहुत शानदार। वो जानता है परिंदों का हुनर, इसलिए पहरे बना के रखता है, और कहीं कोई कान खड़ा ना हो जाए, सबको पहरे बना के रखता है। अरे वाह, बहुत खूब, बहुत खूब।
कहीं कोई कान खड़ा ना हो जाए, सबको बहरे बना के रखता है, और करने होते हैं उसे बहुत से अभिनय तो कई चेहरे बना के रखता है। बहुत खूब। आपकी रचनाएं आत्मा पे असर करती हैं। धन्यवाद सर। एक गांव, क्योंकि हम गांव से ताल्लुक रखते हैं, गांव की मिट्टी, गांव की सौंधी खुशबू, गांव की स्मृतियां तो हमेशा आपके साथ रहती है, वो सबसे ज्यादा गुदगुदाती है आदमी को। तो कोशिश की है मैंने थोड़ा सा खाका खींचने की कि गांव में थे तो एक घर हुआ करता था, गांव में थे तो एक घर हुआ करता था, साझा चूल्हे पर लंगर हुआ करता था। क्या बात है, बात करो। और चांद तारों को रखता था जेब में अपनी, मां के रजवाड़े में मैं राजकुमार हुआ करता था। क्या बात, बहुत शानदार। चांद तारों को रखता था जेब में अपनी, मां के रजवाड़े में मैं राजकुमार हुआ करता था, और एक ही बांटता मां की आंखों की तराजू में, एक ही बांटता मां की आंखों की तराजू में, लाड़ देती थी तो बराबर हुआ करता था। क्या बात है, दिल को छू गया जी। और किसके कहने से लोग कूदने लगे इसमें, बहुत डूबे हैं यहां भंवर हुआ करता था। बहुत खूब। और एक सूरज था हमारे आंगन में भी, दादा जब खांसते थे तो शहर हुआ करता था। क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब। सिंह साहब, आपकी ये जो रचना यात्रा है, इसका प्रेरणा स्रोत क्या है? क्योंकि यूं ही कोई लेखक या कवि या साहित्यकार नहीं हो पाता है, उसके पीछे कॉन्क्रीट प्रेरणा होती है। कोई खास कारण तो मेरी नजर में नहीं आता, लेकिन कारण बहुत सारे रहे होंगे। तो एक तो प्रेरणा ये रहोगी कि जो हमने जीवन देखा, जो गाँव का जीवन देखा, वो संघर्ष देखे, और जो संघर्ष स्वयं भी हाँ, रचनाओं में सब कुछ कतरे समेटे गए हैं जो। हाँ जी। और ये एक जिद के हम सच के साथ हमेशा खड़े रहे। बिल्कुल ठीक। तो इसलिए साहित्य को हमने उसका दामन पकड़ा, उसका सहारा लिया अपनी बात कहने का जी। और जब आप सच के साथ खड़े होते हैं तो आपको साहित्य से बड़ा कोई सहायक नहीं मिल सकता। सिंह साहब, आपकी रचनाएं इतनी सारी हैं, तो क्या आपका कोई संकलन आपने तैयार करने की कोशिश की या तैयार करने की तैयारी में है आप इन दिनों? देखिए, ऐसा मेरा संकलन करीब करीब तैयार था जी, कोरोना काल से पहले। अच्छा। और फिर कुछ ऐसी चीजें रही मेरे साथ जो व्यक्तिगत भी है जी, और फिर कोरोना काल रहा, फिर मुझे बच्ची की शादी करनी थी, तो उन सारी चीजों में वो एक तरह से वो पेंडिंग में तो मुझे लगता है कि 2023 में ये खुशखबरी आप हम सभी दर्शकों को देंगे। अगर आपकी सद्भावनाएं, आपकी दुआएं रही तो शायद जी कोशिश करें। सिंह साहब, लेखन के अलावा आपका एक शौक और भी है जो मुझे पता चला है, तो मैं चाहूंगा कि उस शौक का भी रहस्य उद्घाटन कीजिए। आप गाते बहुत अच्छा हैं। आप कोशिश करते हैं, तो मैं चाहूंगा मेरे दर्शकों को कुछ गुनगुना के सुनाइए। मुझे संगीत का तो शौक रहा, मैं सुनता भी हूँ और क्लासिकल भी मैं सुनता हूँ जी, सुनाते भी कभी कभी। मैं चाहूंगा कि ये मौका है, अच्छा दस्तूर भी है, शायद कोशिश करता हूँ, शायद गा पाऊंगा कि नहीं गा पाऊंगा। उसके मुखड़ा और छोटी सी नमूना पेश कीजिए। आपकी आंखों में कुछ महके हुए से राज है, आपकी आंखों में कुछ महके हुए से राज है, आप से भी खूबसूरत आपके अंदाज है, आपकी आंखों में कुछ
महके हुए से राज है। लब हिले तो मोगरे के फूल खिलते हैं कहीं, आपकी आंखों में क्या साहिल भी मिलते हैं कहीं, आपकी खामोशियां भी आपकी आवाज है, आपकी आंखों में कुछ। बहुत शानदार। सिंह साहब, मैं चाहूंगा कि आप इतना अच्छा गाते हैं तो एक आध और गाने का कोई मुखड़ा आप सुनाइए हम लोगों को। एक हेमंत दा का मैं कोशिश कर रहा हूँ। नवी चांद होगा न तारे रहेंगे, मगर हम हमेशा तुम्हारे रहेंगे। नहीं चांद होगा न तारे रहेंगे, मगर हम हमेशा तुम्हारे रहेंगे। नहीं चांद होगा। जमाना अगर कुछ कहे भी तो क्या, जमाना अगर कुछ कहे भी तो क्या, मगर तुम न कहना हमें बेवफा। जहां भी रहे हम तुम्हारे रहेंगे। नहीं चांद होगा न तारे रहेंगे, मगर हम हमेशा तुम्हारे रहेंगे। नहीं चांद हो। बहुत खूब, बहुत खूब। गला ऐसे हो रहा है आजकल। सिंह साहब, इसके अलावा लेखन, संगीत के अलावा आपके और क्या हिडन शौक हैं जो लोगों को पता ही नहीं? ऐसा कुछ खास नहीं, लेकिन मेरी एक दिली इच्छा है जी, शायद वो बचपन से ही मन के किसी कोने में दबी पड़ी है। हाँ जी। मेरा बड़ी चाहत है, बड़ी तो मतलब शिद्दत से चाहत है कि मैं कोई वाद्य सीखूं, जैसे हारमोनियम सीख लूं। जी। तो इन दिनों उस पर प्रयास जारी है। और मैं थोड़ा सा यहाँ पे हमारे बुजुर्ग मित्र हैं और एक तरह से हमारे शुभचिंतक हैं, बहुत हमें प्रेम भी करते, स्नेह करते हैं। आप उनसे मिले भी हैं, त्रिवेदी जी, हरिनारायण त्रिवेदी। हाँ, हमने उनका एक इंटरव्यू किया था। तो मैं सब उनके पास बैठता हूँ, तो एक बड़ी मतलब एक तरह से कहूँ कि मैं बड़े अपने आप को सौभाग्य समझता हूँ कि तो ऐसी महान शख्सियत से मेरा तारुफ है, उनके साथ में बैठता हूँ, मुझे स्नेह देते, सम्मान देते। और बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो इतनी मानवीय संवेदना से परिपूर्ण हो, सरल, बिल्कुल सरल, स्वच्छ, और जैसे एक शिशु स्वरूप उनका उनका नेचर है, उनका स्वभाव है। उनसे आप शिक्षा वो मुझे प्रेरित करते रहते हैं कि आप कुछ सीख लीजिए। तो अभी उन्होंने खुद ही मुझे बुलाया कि आप ऐसा, मैं चाहता हूँ कि आप कम से कम बांसुरी तो सीख ले। तो वो बांसुरी बहुत अच्छी बजाते हैं, हारमोनियम बहुत अच्छा बजाते हैं, गाते भी बहुत अच्छा है। तो आपने पेंटिंग तो उनकी देखी होगी, बहुत सारा तो मल्टी फ्लेवर्ड लाजवाब। मतलब उनकी जितनी तारीफ की जाए, वो अलग तरह की आत्मा है और मेरी बड़ी श्रद्धा उनके प्रति। तो सिंह साहब, यहाँ एक बात मुझे पूछनी जरूरी हो गई है कि आपका जॉब बड़ा कठिन है और उसके बावजूद भी आप ये सब अपने आप को बचा के रखा है, रेलवे से बचा के रखा है, कैसे? देखिए, मैं इसको दूसरे नजरिए से देखता हूँ कि मैं अपने जॉब को बहुत पसंद करता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मेरा ऐसा मानना है कि जब आप एक सार्वजनिक जीवन में हैं तो लोगों की सेवा करने का अगर आपको अवसर मिला है
और उसके लिए आपको पे भी किया जा रहा है, तो आप सौभाग्यशाली, मुझे पैसा भी मिलता है लोगों की सेवा करने का, है ना। और दूसरी बात क्या है कि मैं जिस विभाग में हूँ, रेलवे एक ऐसा विभाग है जिसको मैं बड़े श्रद्धा से और बड़े प्रेम से याद करता हूँ, और जिसने मुझे रोजी रोटी का जुगाड़ दिया, है ना। और आज मैं जो आपके सामने इस शख्सियत के रूप में बैठा हूँ, आज से 30 साल पहले तो नहीं होगा ऐसा जी। तो उसने हमें बहुत कुछ दिया। और दूसरी बात क्या कि रेलवे की जो सबसे बड़ी खासियत है कि वो आपको एक स्पॉट पर बैठे बैठे पूरे भारत के दर्शन करा देती है। हर तरह के लोग, हर तरह का कल्चर, हर तरह के लोगों से मिलना। और अगर आप जरा भी संवेदनशील हैं तो हर व्यक्ति आपको कोई कहानी देकर जाता है, हर व्यक्ति को संवेदना देकर जाता है, कुछ सीख देकर जाता है। तो बहुत सारा मैटर, अगर आप थोड़े भी अगर रिसीवर बढ़िया है तो बहुत सारी चीजें आपको खुद मिल जाती है, और ये मेरे लिए प्लस पॉइंट है। मतलब ये है कि रेलवे में आप हैं लेकिन आपके अंदर रेलवे नहीं है। हाँ। ये कैसा रेलवे में तुम सिंह साहब, बंजारा बीट से एक इंफॉर्मेशन देने वाला और ऐसे दुर्लभ और विचित्र व्यक्तित्व पे हम लोग तलाशते रहते हैं, उनको हम अपने चैनल पे आदर के साथ दिखाते हैं। हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को कोई अपनी तरफ से संदेश दें। बहुत अच्छी बात है। और देखिए, मैं कहना चाहूँगा कि जैसा मैंने पहले भी कहा कि हमारे खरे साहब, आपसे हमारा परिचय तो मैं समझता हूँ 20-25 साल पुराना है, और ये मुंह देखी बात नहीं है। आप मानवीय संवेदनाओं से परिपूर्ण, उन बहुत कम लोगों में आप शामिल हैं जिन्हें मैं बहुत ज़्यादा अंदर से प्रेम करता हूँ, चाहता हूँ। और जो कला, साहित्य और संगीत के लिए और लोक संस्कृति के लिए आपके अंदर जो जज्बा है, मैं उसके लिए आपकी हमेशा तारीफ करता हूँ, लोगों से भी तारीफ करता हूँ। और आप ये बड़ा ही महती कार्य कर रहे हैं, हमारी लोक संस्कृति को, लोक संगीत को, लोक कलाओं को और ऐसी प्रतिभाओं को जो छुपी हैं, जिनके जैसे त्रिवेदी जी हैं, वो ज्यादा अपने आप को शो ऑफ नहीं करते, किसी को बता रहे, लेकिन उनकी प्रतिभा आप देखो। तो ऐसी कलाओं को आप सामने लेकर आ रहे हैं, लोगों से परिचय करा रहे हैं, और लोगों को अच्छी चीजें देखने को मिल रही। सबसे बड़ी बात यह है कि जो आपके कंटेंट्स होते हैं वो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े होते हैं, तो वो गुदगुदाते हैं, हमें आनंदित भी करते हैं, कुछ सीख देते हैं। आपके सारे कंटेंट एक से एक बढ़िया होते हैं, और मैं आपके लिए हमेशा सद्भावना देता हूँ, और आप बहुत ही बेहतरीन काम कर रहे हैं। और बंजारा बीट्स को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, सद्भावनाएं हैं। और ये आपका चैनल देश ही नहीं विदेशों में भी देखा जाए, लोग देखें। आपको सुनकर अच्छा लगेगा, हमारा चैनल विदेशों में 12 देशों में देखा जा रहा है। हाँ, ये हमारे लिए गौरव की बात है, और आपके लिए भी मेरे ख्याल मेरे लिए गौरव, मुझे शायद मालूम था, बिल्कुल मालूम नहीं था, और मैं ये सुनकर बहुत ज्यादा प्रफुल्लित हूँ जी, बहुत ज्यादा। तो ये थे SP सिंह सत्यार्थी जी, जो बंजारा बीट से अपनी साहित्यिक यात्रा को साझा कर रहे थे। बंजारा बीट से बात करने के लिए सत्यार्थी जी बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए बंजारा बीट्स।